हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों, आप सभी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा या अन्य मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी परीक्षा होती है, उनमें सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं या आते हैं, उससे संबंधित हम तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश में होने वाली जो एग्ज़ाम होती है उसमें अधिकांश मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में पूछा जाता है। उसमें अलग अलग चैप्टर वाइज मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स उसमें उसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आज से मैं आप लोगों के साथ में हर एक टॉपिक के साथ में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छी लगे तो आप उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के साथ में आप लोग जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी तैयारी करने के लिए आज से हम ऑब्जेक्टिव टाइप सामान्य ज्ञान मध्य प्रदेश का हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप मेरे चौहान एकेडमी खंडवा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज मैं आपको मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक जो है कि प्राचीन भौगोलिक स्थिति क्या है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक संरचना है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी भी करते जाएंगे और उसको हम समझते भी जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम हमारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए परिभाषा दी गई है। प्राचीन साहित्य कि हमारा जो भारत में जो प्राचीन साहित्य है, प्राचीन साहित्य हमारा कौन सा है? वैदिक साहित्य है। और उन वैदिक साहित्य में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए कौन से साहित्य में परिभाषा दी गई है, मध्य प्रदेश के बारे में कौन से साहित्य में कहा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन है: ऋग्वेद, रामायण, मनुस्मृति और विष्णु पुराण। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ऋग्वेद ये वेद है। ऋग्वेद, रामायण हम सभी को मालूम है, अभी लॉकडाउन में हम सबने रामायण देखी है। मनुस्मृति, ये मनुस्मृति में मध्य प्रदेश के बारे में कहा गया है। मनुस्मृति जो ऋषि जो मनु है, उन्होंने एक मनुस्मृति लिखी है। उस मनुस्मृति में उन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में कहा गया है। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? मनुस्मृति। कि मध्य प्रदेश के बारे में कौन से प्राचीन साहित्य में कहा गया है, परिभाषित किया गया है मध्य प्रदेश को, तो वो कौन से साहित्य में? मनुस्मृति में कहा गया है। मनुस्मृति क्या है? तो मनु ने ही सबसे पहले संस्कृति की नींव रखी है। व्यक्ति को किस प्रकार से जीना है, समाज रचना क्या है, खेती किस प्रकार से करना है, आज हम जो जीवन जी रहे हैं, आज हमारा जो सामाजिक जीवन है जिसमें माता पिता, भाई बहन, पत्नी पुत्र, ये जो हमारा जो रिलेशनशिप है, दूसरा हमारी जो कृषि जो संस्कृति है, तो सबसे पहले किसने कृषि करना हमें सिखाया? तो यहीं से स्टार्ट होता है। मनु जो है, मनु ने मानव को जीना सिखाया है। तो मनु स्मृति, उन्होंने इसमें हमारे जो वर्ण आश्रम व्यवस्था है, हमारे जो बोलते हैं 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसी प्रकार से 4 आश्रम व्यवस्था है, ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ऐसे 4 आश्रमों को, और ऐसे ही हमारे 4 पुरुषार्थ बताए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो मनुस्मृति में बहुत सारी बातें लिखी गई है। मनुष्य को कैसा जीना चाहिए उसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। तो मनुस्मृति में ही मनु ने मध्य प्रदेश को भी परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो पहला आंसर आप लोगों को पता हो गया होगा कि मध्य प्रदेश के बारे में प्राचीन साहित्य के कौन से ग्रंथ में उसके बारे में कहा गया है, तो मनुस्मृति में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मध्य प्रदेश का उल्लेख निम्न में से किस रूप में मिलता है? मध्य प्रदेश का जो उल्लेख है किस रूप में हमें मिलता है या किस रूप में दिखाई देता है? एक स्थलबद्ध राज्य के रूप में, देश का हृदय प्रदेश,
दक्षिणापथ तथा रेवोत्तर या उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, आप लोगों को इसमें से बहुत सारे बात तो मालूम होगी। देश का हृदय प्रदेश, हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य मतलब बीच में, हमारे शरीर के मध्य में हमारा हार्ट है, हृदय है, और इसीलिए हमारा जो मध्य प्रदेश है वो हृदय प्रदेश तो है ही। एक बात ये हो गई। दूसरी बात है कि यह एक स्थलबद्ध राज्य है। स्थल मतलब जमीन, स्थल मतलब भूमि या जमीन, और बद्ध मतलब बंधा हुआ। चारों तरफ से इसकी यदि हम बॉर्डर देखेंगे, मध्य प्रदेश की यदि चारों दिशाओं में यदि हम बॉर्डर देखेंगे तो जमीन से जुड़ा हुआ है। कहीं पर भी इसके आसपास चारों तरफ पानी नहीं है, समुद्र नहीं है। इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश एक स्थलबद्ध राज्य है। ये दूसरी बात भी तय हो गई। तीसरी बात ये है कि दक्षिणापथ तथा रेवोत्तर, रेवा किसका नाम है? नर्मदा नदी का नाम है। रेवोत्तर मतलब रेवा के बाद में जो क्षेत्र है, तो रेवोत्तर, रेवा तरफ ये जो क्षेत्र है ये क्या है? और दक्षिणापथ जिसके बाद में दक्षिण का पथ निकलता है, मतलब दक्षिण का रास्ता है, तो वो कहलाता है मध्य प्रदेश। तो ये भी उसकी विशेषता आ गई, दक्षिणापथ तथा रेवोत्तर। तो पहला हो गया एक स्थलबद्ध। स्थलबद्ध के बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसका यदि नक्शा दिख गया तो मैं आप लोगों को नक्शा दिखाना चाहूंगा। देखिए स्थलबद्ध राज्य में ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए स्थलबद्ध राज्य क्यों कहा जाता है मध्य प्रदेश को? पहला तो हम वो विशेषता देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है। हृदय प्रदेश मतलब जिस प्रकार से हमारे शरीर में हार्ट है, हृदय है, उसी प्रकार से भारत में मध्य प्रदेश जो है हृदय की भूमिका में है, और इसीलिए इसको हृदय प्रदेश कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ये हमारा मध्य पूरा इंडिया का मैप है, उसमें मध्य प्रदेश एकदम सेंटर में है, हृदय की तरह, इसलिए हृदय प्रदेश कहा जाता है। दूसरा, मध्य प्रदेश एक क्या है? स्थलबद्ध राज्य। स्थल मतलब भूमि। देखिए इसकी चारों तरफ की जो सीमाएं देखेंगे आप, तो इसकी चारों तरफ की सीमाओं में आपको स्थल ही दिखाई देगा, भूमि ही दिखाई देगी। देखिए उत्तर में देखेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश दिखाई देगा, ठीक है। फिर आप इधर जाएंगे, पश्चिम में जाएंगे तो आपको राजस्थान और गुजरात की सीमा मिलती हुई दिखाई देगी। पश्चिम में यदि आप देखेंगे तो आपको महाराष्ट्र दिखाई देगा, और इधर पूर्व में देखेंगे तो आपको छत्तीसगढ़ दिखाई देगा। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, 1 2 3 4 और 5, ऐसे 5 स्टेट की सीमाओं से जुड़ा हुआ हमारा मध्य प्रदेश है, जहां पर कहीं से कहीं तक हमें पानी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये स्थल से बंधा हुआ राज्य है हमारा। तो पहली विशेषता भी हो गई। दूसरी विशेषता हृदय प्रदेश है, और तीसरी विशेषता है कि दक्षिणोपथ मतलब इसके बाद में साउथ आ जाता है, दक्षिण लग जाता है, दक्षिण का रास्ता निकल आता है, और इसलिए इसको दक्षिणोपथ और रेवोत्तर भी कहा जाता है। तो ये तीनों विशेषताएं आती है। इसलिए दोस्तों इसको जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो हमें क्या मिलेगा? जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इसका आंसर हमें क्या मिलेगा? चलिए इसका आंसर कौन सा आएगा? ये वाला, चौथा वाला जो इसका आंसर आएगा, ये वाला। उपरोक्त सभी रूपों में एक स्थलबद्ध राज्य भी है, देश का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, दक्षिणापथ तथा रेवोत्तर भी है, तो उपरोक्त सभी रूपों में होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमारा। मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया? मध्य प्रदेश का नामकरण मध्य प्रदेश किसने रखा? बहुत सरल नाम है मध्य प्रदेश का। पट्टाभी सितार मैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित रविशंकर शुक्ल और कुंजीलाल दुबे, इन चार में से किसने मध्य प्रदेश का नामकरण किया? तो दोस्तों मैं आपको लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश का नामकरण किया है। ठीक है, क्योंकि उस समय हमारे देश के जिस समय हमारे देश का जो 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुआ है मध्य प्रदेश की, उससे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री वही थे, तो इसलिए मध्य प्रदेश का नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है। चलिए आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? भूवैज्ञानिक, वैज्ञानिकों ने जो हमारे भूवैज्ञानिकों ने जो स्थल भाग का जो अध्ययन किया है, उस दृष्टि से मध्य प्रदेश को किस क्षेत्र में रखा जाता है? तो गोंडवाना लैंड में रखा जाता है, विंध्याचल में रखा जाता है, दक्कन ट्रैप में रखा जाता है, इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 में से चलिए इसको हम भूल जाते हैं कि ये कोई सा प्रकार होता है। अब हमारे सामने 3 है, गोंडवानालैंड, विंध्य और दक्कन ट्रैप। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये भूमि के अलग अलग नामकरण किए गए हैं। जो भूवैज्ञानिकों ने पुरातत्ववेताओं ने, जो भूवैज्ञानिकों ने अलग अलग जो अध्ययन किया है जमीन का, उस हिसाब से उन्होंने उसका अलग अलग नामकरण किया है। मैं आप लोगों को अलग अलग मैप दिखाना चाहूंगा, जिसमें आप लोगों को मैप दिखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मैं मैप दिखाना चाहूंगा। देखिए, उस मैप में आप लोगों को दिखेगा, कहाँ गया मैप, चलिए उसमें है, देखिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कौन सा, ये देखिए जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर ये देखिए, ये जो हमारा पूरा अर्थ ग्लोब है और इस पर ये हमारा पूरा विश्व आ गया। जो हमारे 7 महाद्वीप है, ये पूरी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर ही हमारे 7 महाद्वीप है। ठीक है, ये है हमारी भूमध्य रेखा है जो लिखा गया है। ठीक है, आप लोगों को दिख रही होगी। यदि ये बड़ा हो जाए तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि ये हमारी क्या है, भूमध्य रेखा है। ठीक है, चलिए ये भूमध्य रेखा है। तो इस भूमध्य रेखा के पास में आप लोगों को 2 भाग दिख रहे होंगे। ऊपर वाला भाग लॉरेशिया कहा जाता है और ये जो नीचे वाला भाग है ये क्या कहा जाता है, गोंडवानालैंड कहा जाता है। पृथ्वी के जो 2 पार्ट है उसमें ऊपर वाले पार्ट को लॉरेशिया कहा जाता है और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या कहलाता है, ये गोंडवानालैंड कहा जाता है। और देखिए दोस्तों, हमारा जो इंडिया है ये मध्य प्रदेश को गोंडवानालैंड की भूमि के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, और गोंडवानालैंड की भूमि के अंतर्गत रखा जाता है इसीलिए क्योंकि ये जो पृथ्वी की जो भूमि वाले भाग है उसमें ऊपर वाले को लॉरेशिया कहा जाता है और नीचे वाले को गोंडवानालैंड कहा जाता है। और इसीलिए मध्य प्रदेश की जो भूमि है उसको किस भूभाग में रखा गया है, तो गोंडवानालैंड के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, ये आप लोगों को इसका आंसर पता चल गया होगा, गोंडवानालैंड के अंतर्गत रखा गया है। चलिए आगे हम 5वां प्रकार पढ़ते हैं। भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है। सही नहीं है मतलब कि भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है। पहला राजस्थान है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तो ये तो सही है भाई। ये क्या हो गया, ये सही हो गया। क्या हो गया, सही हो गया। अब वो तो क्या पूछ रहा है कि सही नहीं है, ये देखना है हमें। दूसरा, मध्य प्रदेश देश का 9.38% भाग अपने पास रखता है, ये भी सही है कि मतलब भारत की जितनी देश का जितना हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 9.8% भाग मध्य प्रदेश में है, तो ये एकदम राइट है। तीसरा है, प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है। अब बताइए मुझे, चंबल नदी प्रदेश की दक्षिणी सीमा यदि आप लोग नजर डालेंगे तो हमारा साउथ, हमारा जो दक्षिणी भाग है, सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या कौन सा है, बुरहानपुर है। और बुरहानपुर पर यदि नजर डालेंगे तो बुरहानपुर में हमें चंबल नदी कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देती है। बुरहानपुर में हमें कौन सी नदी दिखाई देती है, ताप्ती नदी दिखाई देती है। कौन सी नदी दिखाई देती है, वो है हमारी ताप्ती नदी दिखाई देती है। ठीक है, तो चंबल हमारे उत्तरी सीमा बनाती है, दक्षिणी सीमा नहीं बनाती। तो ये वाला जो है ये हमारा कौन सा आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, फिर चौथा क्या, मध्य प्रदेश की सीमा को 5 राज्य स्पर्श करते हैं। अभी मैंने आपको नक्शा बताया था कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ ऐसे 5 स्टेट की सीमा इसको टच करती है, तो ये वाला भी हमारा सही है। इसका मतलब कि जो आंसर आ रहा है हमारा ये कौन सा है, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है, जो कि रॉन्ग है। प्रदेश की दक्षिण सीमा क्या बनाती है, ताप्ती नदी बनाती है, जो कि बुरहानपुर में। चलिए आगे देखते हैं, ये आंसर पता चल गया आपको। मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर होता है, कितने मिनट का अंतर होता है पूर्वी और पश्चिमी भाग में। देखिए दोस्तों, जो हमारा हमारी जो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं हैं उसके आधार पर समय को डिवाइड किया जाता है।
तो हमारा मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है और पश्चिमी भाग है, इसमें पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग में समय का जो अंतराल कितना होता है, तो हमारा जो सही आंसर है, आंसर के मान से यदि हम देखें तो वो है हमारा 34 मिनट का अंतर आता है। आगे इसका जो अक्षांश और देशांतर वाला एक क्वेश्चन है, उसमें मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा कि पूर्व से पश्चिम के बीच में कितने अक्षांश देशांतर का अंतर आता है। उस आधार पर आपको पता चल जाएगा कि 34 मिनट का अंतर आता है पूर्व से पश्चिम में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस संघ समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं? किस संघ समूह के साक्ष्य नहीं मिलते हैं? ठीक है, पुराण संघ, आर्य समूह, धारवाड़ समूह और द्रविड़ समूह। देखिए ये सब शैल समूह कहलाते हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो पृथ्वी कहा जाता है कि पृथ्वी सूर्य से अलग होने के बाद जितने भी 9 ग्रह हैं, हमारे जो 8 ग्रह हैं, सूर्य से अलग होने के बाद में एक लावा के रूप में थे। धीरे धीरे जब ये ठंडे हुए तो कई करोड़ों वर्ष लगे, करोड़ों वर्षों में ठंडे होते गए और इनकी चट्टानें एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे से तीसरे रूप में बनती चली गई और इस प्रकार से अलग अलग समूह बनते चले गए। तो इन्हीं के नाम, जैसे ये स्थानों के नाम पर धारवाड़, द्रविड़, आर्य, पुराण, ये इनके अलग अलग स्थानों के नाम पर रखे गए। तो मध्य प्रदेश में पुराण संघ भी पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पुराण संघ भी मिलता है, आर्य समूह भी मिलता है और धारवाड़ समूह भी मिलता है। लेकिन ये जो द्रविड़ समूह है, ये द्रविड़ समूह मध्य प्रदेश में नहीं मिलता है। जो हमें पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में कौन से संघ समूह के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो द्रविड़ समूह के साक्ष्य समूह हमें नहीं मिलते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली है? अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ है? राजस्थान में है। तो ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र तक फैली हुई है? किस क्षेत्र तक फैली हुई है? तो बघेलखंड का पठार, नर्मदा सोन की घाटी, बुंदेलखंड का पठार। बघेलखंड, बुंदेलखंड, नर्मदा सोन ये राजस्थान से टच नहीं दिखते हमें, ये सब हमारा अलग है। लेकिन जो मालवा है, ये मालवा हमारा राजस्थान से टच है। इसका मतलब कि अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली है? तो ये मालवा के पठार में फैली हुई है। कौन से क्षेत्र में फैली हुई है? मालवा के पठार में। इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि हमारा जो मालवा है वो मालवा राजस्थान से टच में है और राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है और इसलिए अरावली पर्वत की श्रृंखलाएं मालवा के पठार तक फैली हुई है। मालवा के पठार में उत्तर पूर्व में आप लोगों को ये मिलेगी। चलिए ठीक है, देखेंगे इसका नक्शा होगा तो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती है? आर्य समूह की चट्टानें, आर्य समूह, अभी हमने देखा था ना कि द्रविड़ समूह की नहीं मिलती है, लेकिन आर्य समूह की चट्टानें तो मिलती है। फिर धारवाड़ समूह की चट्टानें भी मिलती है। तो आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती है? गोंडवाना सेल समूह के रूप में, बाघ सीरीज एवं लमेटा सीरीज के रूप में, सोनसर एवं सिकोली सीरीज के रूप में, पोर्सलेनाइट एवं हार्नेस्टोन के रूप में। तो कौन से समूह के रूप में? अभी हमारा सबसे पहला ही प्रश्न था कि मध्य प्रदेश का जो भूमि है वो गोंडवाना सेल समूह के अंतर्गत आती है। तो आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस रूप में मिलेगी? हमें गोंडवाना सेल समूह के रूप में मिलेगी। इस आधार पर हम उसको तुरंत पकड़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन, वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है? ये है अक्षांश और देशांतर। दोस्तों अक्षांश और देशांतर, आड़ी रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं, खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं और इसी आधार पर हमारा टाइम डिसाइड होता है, उसी को हम अक्षांश और देशांतर बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वो कितने अक्षांश से कितने अक्षांश तक, कितने देशांतर से कितने देशांतर के बीच में स्थित है, उसको हम देख लेते हैं। चलिए 21°6 उत्तरी अक्षांश से 26°30 उत्तरी अक्षांश तक, मतलब उत्तर से उत्तर तक ये फैला हुआ है। फिर 74°9 पूर्वी देशांतर से 82°48 पूर्वी देशांतर के बीच में ये फैला हुआ है। मतलब उत्तर में इतना फैला हुआ है और पूर्वी देशांतर में इस प्रकार से फैला हुआ है। अक्षांश देखेंगे तो आड़ा, अक्षांश मतलब
आड़ी रेखाओं में यदि गिनेंगे तो 21 अंश 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 26 अंश 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और 74 अंश 9 से 82 अंश पूर्वी देशांतर के बीच में फैला हुआ है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि पूर्व से पश्चिम में कितना अंतराल है, तो पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर मतलब 74 अंश पूर्वी देशांतर से गिनेंगे तो 82 अंश पूर्वी देशांतर तक कितना अंतर होता है, 6 और 2 8 अंश का अंतराल होता है और एक अंश में करीब हमें 4 मिनट का अंतर लगता है, तो हमारा करीब आता है 8 चौक 32 और यदि हम ये डिग्रियों को मानेंगे तो हमारा लगभग 34 मिनट का अंतर आता है। तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया था कि पूर्व से पश्चिम में कितना समय अंतराल आता है, 34 मिनट का अंतराल आता है, जो इस आधार पर हम बता सकते हैं। ये देशांतर यदि आप गिनेंगे, देशांतर किस प्रकार से गिना जाएगा, जब ग्लोब रहता है, अभी मैं आप लोगों को ग्लोब भी दिखाऊंगा, तो अक्षांश में हम इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण के बीच में गिनेंगे और देशांतर में हम पूर्व से पश्चिम में गिनते हैं। जिस प्रकार से ग्लोब जो घूमता है, ग्लोब इस प्रकार से घूमता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है, तो वो पश्चिम से पूर्व में जो घूमता है तो इस प्रकार जो हम देखने वाले हैं वो देशांतर गिना जाता है। और ऊपर का जो गोलार्ध होता है उत्तरी गोलार्ध, नीचे का गोलार्ध होता है दक्षिणी गोलार्ध, वो गोलार्ध में आप लोगों को बता दूंगा। चलिए आगे देखते हैं तो हमारा आंसर क्या आ गया। चलिए इसका आंसर अभी बताया नहीं, ये वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है। तो वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, ये पहली वाली भी है दूसरी वाली भी है। इसका मतलब कि हमारा आंसर क्या आ गया, सी आ गया, ए बी और बी। चलिए आगे चलते हैं हम। राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन क्या है। हमारा मध्य प्रदेश के राज्य के विस्तार के संबंध में, राज्य की पूर्व से पश्चिम का विस्तार 870 किलोमीटर है। राज्य का पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है 870 किलोमीटर है, तो ये तो सही है कि 870 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम। और राज्य की उत्तर से दक्षिण चौड़ाई 580 किलोमीटर है, ये गलत है। 580 की जगह ये कितना है, 605 किलोमीटर है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये गलत हो गया। तो उपरोक्त और वह दोनों सही है, उपरोक्त सभी कथन असत्य है। तो यहाँ पर हम कौन सा लगाएंगे, अ लगाएंगे कि राज्य की पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो कितना है, 870 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन सही हो गया। मध्य प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य के बारे में पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य क्या है, तो मध्य प्रदेश समुद्र सीमा से घिरा राज्य है। अभी हमने देखा कि मध्य प्रदेश तो स्थलबद्ध राज्य है, 5 राज्य की सीमाओं से घिरा हुआ है जमीन से, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, पूर्ण भू आविष्ठित राज्य है। पूर्ण भू आविष्ठित, भू मीन्स भूमि और आविष्ठित मतलब भूमि से घिरा हुआ, तो पूर्ण भू से आविष्ठित राज्य है। अंतरराष्ट्रीय रेखा को छूने वाला, मध्य प्रदेश की कोई भी बॉर्डर अंतरराष्ट्रीय किसी दूसरे देश को, किसी अंतरराष्ट्रीय मतलब किसी दूसरे राष्ट्र को नहीं छूती है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। और उपरोक्त सभी तो आ ही नहीं सकता है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में गलत कथन बताइए। क्या बताना है हमें, गलत कथन बताना है। मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था तो उसके संबंध में हमें गलत कथन बताना है कि गलत क्या है। महाकौशल की राजधानी जबलपुर थी, ये सही कथन है। बुल्ढाना अकोला सहित 8 जिलों को तत्कालीन मुंबई राज्य में सम्मिलित कर दिया गया, ये भी सही है, आज भी है मुंबई में। तत्कालीन संपूर्ण विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिलाया गया, ये भी सही है कि आज का जो विंध्य प्रदेश है मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही है। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील को तत्कालीन राजस्थान को दे दिया गया। मंदसौर जिला तो मध्य प्रदेश में है, तो ये तो चारों सही हो गए। कोई गलत कथन कौन सा है, इसमें छुपा हुआ है गलत कथन। मंदसौर जिले की भानपुरा जो तहसील है, भानपुरा तहसील को तत्कालीन राजस्थान को दे दिया गया, तो पूरी भानपुरा तहसील को राजस्थान को नहीं दिया गया। भानपुरा तहसील का एक टप्पा, सुनेल टप्पा जिसको कहा जाता है, वह राजस्थान को दिया गया था, पूरी तहसील नहीं दी गई थी। इसका मतलब कि ये वाला जो सेंटेंस क्या है, वो है हमारा गलत कथन, चौथा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? चलिए दोस्तों, इसके लिए मैं आप लोगों को एक मैप दिखाने की कोशिश करता हूँ। यदि दिख गया तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। चलिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश को भौतिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है उसका मैं आप लोगों को मैप दिखा रहा हूँ। ये देखिए, 7 दृष्टि से देखिए, सबसे पहला मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, 1 2 3 4, देखिए उसके अलग प्रकार है। देखिए उसको मैं निकालता हूँ, कहाँ गया वो, ये वाला आ गया। देखिए, पहला है मध्य भारत का पठार, पहला आप गिनते जाइए। तो पहला कौन सा आ गया हमारा? मध्य भारत का पठार 1। दूसरा आ गया मालवा का पठार 2। तीसरा आ गया हमारा नर्मदा घाटी 3। चौथा आ गया हमारा सतपुड़ा मैकाल पर्वत। कितने हो गए? 1 2 3 4। फिर आ गया बघेलखंड का पठार 5, रीवा पन्ना का पठार 6 और बुंदेलखंड का पठार 7। इस प्रकार से वर्तमान मध्य प्रदेश को 7 भौगोलिक प्रदेशों में उसको बांटा गया है। ठीक है, पहला सबसे पहले उत्तर में देखेंगे तो मध्य भारत का पठार, मध्य भारत, भारत के मध्य में जो पठारी भूमि है वो आता है, उत्तर वाला जो साइड है मध्य भारत का पठार। इसके बाद में जो मालवा इंदौर वाला जो साइड है वो कौन सा है? मालवा का पठार कहलाता है। इंदौर और उज्जैन वाला जो भाग है वह मालवा का पठार में आता है। 2, फिर हम नर्मदा पट्टी में आएंगे तो ये नर्मदा की घाटी कहलाएगी। नर्मदा के आसपास का जो क्षेत्र है नर्मदा की घाटी है। 3 हो गए मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, तीसरा है नर्मदा घाटी का पठार और नर्मदा घाटी। फिर चौथा है सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी, जो हम बुरहानपुर साइड में, जो हम पूरे यहाँ से वहां तक जो श्रेणियां देखते हैं पहाड़ की, जो काली काली हमें जो दिखाई देती है, वो पूरी जो रेंज है वो क्या है? सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो मध्य भारत, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी। फिर इधर यदि हम आएंगे, छत्तीसगढ़ की बॉर्डर से मिलता जुलता बघेलखंड का पठार है। बघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ की बॉर्डर से मिला हुआ। और फिर है हमारा उत्तर प्रदेश से टच में जो है वो है रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना, और फिर है बुंदेलखंड का पठार। इस प्रकार से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है। तो ये नक्शा देख करके आप समझ गए होंगे कि हमारा जो मध्य प्रदेश है उसको कितने भागों में बांटा गया है। इसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा कि मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 7 भाग। आपको उसके नाम भी पता चल गया। चलिए आगे देखते हैं, निम्न पठारों में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावे से हुआ है? ये जितने भी भूमि का निर्माण है लावे से ही हुआ है। देखिए यहाँ पर निम्न पठारों में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी लावे से हुआ है? ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावे, ज्वालामुखी मुंह से जो लावा निकलता है उस लावे, वो जब बहता है, बहता हुआ वो जम जाता है और कई सालों के बाद वो एक सेल का रूप ले लेता है, चट्टान को ले लेता है, मिट्टी बन जाती है। तो मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार या रीवा पन्ना का पठार, 4 पठार में से कौन से पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावे से हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर है मालवा का पठार। यहाँ पर सही आंसर कौन सा है? मालवा का पठार का निर्माण जो है ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावे से हुआ है। चलिए आगे देखते हैं हम। 16 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन से हैं जो कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप है? दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि कर्क रेखा हमारे मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। आप लोगों को मालूम होगा, अभी मैंने जो अक्षांश बताया कि जो आड़ी रेखाएं ग्लोब के ऊपर, उसमें एक उत्तरी गोलार्ध में कौन सी रेखा होती है? कर्क रेखा होती है। फिर एक भूमध्य रेखा होती है और दक्षिण में मकर रेखा होती है। अभी 14 जनवरी को हमारा जो सूर्य है मकर रेखा पर होगा। फिर गर्मी जब हमारे यहाँ जब जून का महीना होता है 21 जून, उस समय विषुवत व्रत, उस समय कर्क रेखा के ऊपर सूर्य होता है। तो ये जो कर्क रेखा है, हम बोलते हैं ना
कि लोग उज्जैन जाते हैं, उज्जैन में कौन सी प्रयोगशाला है, वहां पर 12 बजे परछाई नहीं बनती है। तो इसका कारण ये है कि सूर्य एकदम उस समय हमारे सिर के ऊपर होता है, कर्क रेखा के ऊपर होता है। तो मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन से जो कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप है, तो उसमें आपको नाम मिल ही गया होगा उज्जैन। अभी मैंने जो बोला है कि उज्जैन, रतलाम और राजगढ़। वैसे तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के करीब 14 जिलों से होकर के गुजरती है, 14 जिले। तो उनमें से उज्जैन, रतलाम और राजगढ़ ये कर्क रेखा के बहुत समीप है, या कर्क रेखा इनसे होकर के गुजरती है। मैं आप लोगों को एक कोशिश करूंगा इसका एक कर्क रेखा वाला नक्शा दिखाने की। यदि वो दिख गया तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कर्क रेखा से रिलेटेड नक्शा। चलिए देखिए, ये है कर्क रेखा से रिलेटेड हम नक्शा यदि देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। देखिए ये जो रेखा दिख रही है ये कर्क रेखा है। ये जो नक्शा है हमारा, ये मध्य प्रदेश का नक्शा है, और इसमें जो बीच में जो लाल रेखा दिख रही है आपको कर्क रेखा दिख रही है। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो जिला है वो हमारा है रतलाम, जहां से फिर दूसरे नंबर पर आ रहा है उज्जैन, तीसरे नंबर पर आगर, फिर है राजगढ़, फिर है सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। दोस्तों 14 जिले ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर के गुजर रही है, मध्य प्रदेश से होकर के जा रही है। ठीक है, तो ये उज्जैन, रतलाम और राजगढ़, हमारा जो आंसर था क्या था कि उज्जैन, रतलाम और राजगढ़ ये कर्क रेखा के आसपास के जिले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के 14 जिले जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये आप लोगों को आ गया होगा समझ में। ये कई बार प्रश्न हमारे परीक्षाओं में आता है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, देखिए इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा, कौन सा आ गया हमारा, उज्जैन, रतलाम और राजगढ़। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है। देखिए यहाँ क्या पूछा जाए, जब भी प्रश्न आप पढ़े एक एक नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी हम बहुत जल्दी में रहते हैं और हम पढ़ते नहीं। किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है। अभी मैंने बताया सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला बुरहानपुर तरफ हम देखते हैं तो आप लोगों को जो बीच में खंडवा बुरहानपुर के बीच में जो पहाड़ियां दिखती है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी यहाँ से वहां तक दिखाई देती है। तो एक तो खंडवा, तो वो तो खंडवा के आसपास ही दिखाई देती है। फिर खंडवा के साइड से कौन सा लगा हुआ है, बैतूल, तो बैतूल में भी वो दिखाई देती है। खंडवा और बुरहानपुर के बीच में जो हमें पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है, तो खंडवा भी आ गया, फिर बैतूल भी आ गया, फिर छिंदवाड़ा भी इसी से लगा हुआ है, तो छिंदवाड़ा में भी फैली हुई ये सतपुड़ा श्रेणियां। तो बचा कौन सा, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, तो इसमें नहीं है, जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला बिलासपुर में नहीं है। ठीक है, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा में है। चलिए आगे देखते हैं हम, सिगार चोटी, जानापाव तथा धजारी चोटी किस पठार में स्थित है। सिगार चोटी, जानापाव तथा धजारी चोटी किस पठार के अंतर्गत स्थित है। तो पहला है रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, और इनमें से किसी में नहीं। तो इसमें से दोस्तों किस में आएगा, ये हमारा आंसर इसका आएगा कि ये सारी जो चोटियां हैं ये मालवा के पठार में स्थित है। ये सारी जो चोटियां हैं ये कहाँ पर है, ये मालवा के पठार में है। सिगार चोटी, जानापाव और धजारी चोटी ये सभी कहाँ है, ये मालवा के पठार में है, मालवा के पठार में स्थित है। और मालवा के पठार में स्थित होने के कारण रीवा पन्ना भी नहीं आएगा, बुंदेलखंड भी नहीं आएगा, बघेलखंड भी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इनमें से किसी में नहीं, क्योंकि मालवा का नाम है ही नहीं, तो मालवा इनमें से किसी में नहीं। चलिए मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर ध्रुवगढ़ किस पठार में स्थित है। ध्रुवगढ़ मालवा के पठार में, सतपुड़ा का पठार में, बुंदेलखंड के पठार में, या नर्मदा सोन की घाटी में। ये जो ध्रुवगढ़ है ये किसके अंतर्गत आता है,
चलिए, तो धूपगढ़ को हम किसके अंतर्गत लेंगे? ये है हमारे सतपुड़ा श्रेणी में आता है। किसमें आता है? धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी में आता है, सतपुड़ा के पठार में आता है धूपगढ़। सतपुड़ा के ये सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊं तो धूपगढ़ के बारे में बताया गया है कि सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत जो महादेव पर्वत है, पहाड़ियां है, तो महादेव पहाड़ी की सबसे सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है जो महादेव पहाड़ियां है, जिसको महादेव पहाड़ियां बोलते हैं, महादेव पहाड़ियां। ठीक है, तो ये महादेव पहाड़ियों में, महादेव पहाड़ियां कहाँ है? सतपुड़ा के पठार में है। सतपुड़ा के पठार में महादेव पहाड़ियां है और महादेव पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? सतपुड़ा का पठार आ गया। चलिए, सतपुड़ा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो अभी मैंने बताया महादेव पर्वत पर। अभी मैंने बताया कि सतपुड़ा के पठार में महादेव पहाड़ी और महादेव पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या था? सतपुड़ा। और धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? तो महादेव पर्वत पर स्थित है। ठीक है, तो ये 20 प्रश्न दोस्तों आप लोग बार बार मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो ये 20 प्रश्न आगे के क्वेश्चन लेकर के फिर अगले वीडियो में मैं आप लोगों से मिलूंगा। ये 20 क्वेश्चन आप लोग देखिए। आप लोगों को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि मैं जब अगला वीडियो डालूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन जरूर हो जाए। ठीक है, ओके दोस्तों, जय हिंद।